स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। मुझे बच्चे को खिलाना नहीं आता। मैंने हमारे बेटे के लिए खाना तैयार कर लिया है, वह सब फ्रिज में है, बस उसे निकाल कर पिघला लो, गर्म करो और वह खुद ही खा लेगा। मैं खाना भी नहीं बना सकती। तुम्हें जल्दी घर आने की जरूरत है। एक दिन और एक रात हो गई है और हमने तुम्हें देखा नहीं है। बच्चे को भूल जाओ, मुझे भी भूख लग रही है। तो तुम अपने लिए खाना बना लो। मैं खाना कैसे बना सकता हूँ और साथ ही बच्चे की देखभाल कैसे करूँ? क्या मेरे 3 सिर और 6 हाथ हैं? मैंने काम का पूरा एक दिन बर्बाद कर दिया है और मेरा इतना काम रुक गया है, क्या तुम यह समझती हो? मैं आमतौर पर बच्चे की देखभाल करते हुए तुम्हारे और उसके लिए खाना बनाती हूँ। यह मुश्किल नहीं है, घर पर कोशिश करो। बेटा सच में आज्ञाकारी है, वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। तुम एक महिला हो, बेशक तुम खाना बना सकती हो और बच्चे की देखभाल कर सकती हो, लेकिन मैं एक पुरुष हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। तुम्हें तुरंत घर आने की जरूरत है। दादी अभी भी कोमा में है, मैं जा नहीं सकती। मुझे यहाँ रुककर अपनी चचेरी बहन ईवा के साथ उनकी देखभाल करनी है। जैसे ही उन्हें होश आएगा, मैं घर आ जाऊंगी। क्या अब वह खतरे से बाहर नहीं है? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम्हारी चचेरी बहन उनकी देखभाल कर सकती है। यहाँ रुकने से चीजें और खराब हो रही हैं। बेहतर है कि तुम घर आकर मेरे और हमारे बेटे के लिए खाना बनाओ। मुझे कल काम पर जाना है और मैं ही इस परिवार का सहारा हूँ। मैं छुट्टी नहीं ले सकता, वरना हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मत कहो। मुझे अपनी चचेरी बहन के सामने अपना आपा खोने के लिए मजबूर मत करो। मैं तुम्हारी खातिर रुका हुआ हूँ। रोता रहता है। अगर तुम आज रात घर नहीं आई तो मैं सो नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता है कि मैं थोड़ी सी भी आवाज में सो नहीं सकता। कमरे के अंदर मौजूद प्रीति अब और सुन नहीं पाई। उसके जीजा गौरव को उसकी चचेरी बहन ईवा के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। पता चला कि उसकी चचेरी बहन का जीवन उतना अच्छा नहीं था जितना उसने बताया था। वह केवल अच्छी खबरें साझा करती थी और अपनी परेशानियों को छिपाती थी। उसने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, ईवा दीदी, आप अपने पति के साथ घर जाइए। आप कल वापस आ सकती हैं। आपको भी आराम की जरूरत है। आप पूरे एक दिन और एक रात से थकी हुई हैं। ईवा थोड़ी शर्मिंदा दिखी। मुझे तुम्हें परेशान करना पसंद नहीं है प्रीति, पर मैं सच में यहाँ फंसी हुई हूँ। कोई बात नहीं दीदी, हमें बहनों के बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रीति ने बात की, वह गौरव ईवा के पति की ओर मुड़ी। गौरव जीजा, मेरी दीदी को दोष मत दीजिए। वह बस अपना कर्तव्य निभा रही हैं और उन्हें मेरी चिंता है। कृपया थोड़ा और समझदार बनिए, ठीक है? मैं समझता हूँ। चूंकि ऐसी बात है, हम अब चलते हैं। वह कल अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वापस आ सकती है। गौरव के बात खत्म करने के बाद उसने ईवा को खींचकर बाहर जाने लगा। उन्हें जाते हुए देखकर प्रीति ने आह भरी। जब से उसकी चचेरी बहन गर्भवती हुई, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक पूर्णकालिक गृहिणी बन गई। उसके बच्चे के 2 साल का हो जाने के बाद भी वह काम पर वापस नहीं जा पाई थी। वह हर समय घर पर व्यस्त रहती थी, अपने पति और बच्चे की देखभाल करती थी, उसके पास सामाजिकता के लिए कोई समय नहीं था। वह खुद भी अपनी चचेरी बहन के रास्ते पर लगभग चल पड़ी थी। अगर आस्था, आकाश की प्रेमिका भाभी न होती तो शायद वह भी अपनी चचेरी बहन की तरह ही बन जाती। कोई नौकरी नहीं, कोई आय नहीं, और बच्चे को जन्म देने के बाद पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता खोकर एक पुरुष पर निर्भर हो जाती। आस्था का गर्भवती होना उसके लिए एक चेतावनी थी। वह अब कभी भी किसी पुरुष के लिए अपनी नौकरी और जीवन नहीं छोड़ेगी। प्रीति ने गहरी सांस ली। दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसने उस व्यक्ति को गलियारे में देखा जिससे वह नाराज थी। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। फिर उसने श्रीमती वर्मा, आकाश की दादी, को देखा। उसका चेहरा नर्म पड़ गया। वह जल्दी से कुछ कदम नीचे उतरी और उनकी मदद की। दादी जी, आप फिर से क्यों आईं? दादी, डॉक्टर शकुंतला अब ठीक हैं, ज्यादा चिंता मत कीजिए। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इधर उधर भागना बंद करना चाहिए। श्रीमती वर्मा ने आह भरी, तुम्हारी दादी ने मेरी जान बचाई थी। मुझे दोषी महसूस होता है कि मैं इस बार उनकी देखभाल नहीं कर पाई। मैं उन्हें फिर से देखने आई थी और तुम्हारे लिए भी कुछ खाना लाई थी। प्रीति जानती थी कि श्रीमती वर्मा कल से खुद को दोष दे रही थी। अंगरक्षक ने केवल उनकी रक्षा की थी, उनकी दादी की नहीं, जिसके कारण श्रीमती वर्मा अपराध और पछतावे के कारण लगातार रो रही थी। दादी, खुद को दोष मत दीजिए। अगर किसी को दोष देना है तो उन मरीजों को दोष देना चाहिए जिन्होंने यह परेशानी खड़ी की। यह उनकी गलती है। इसके अलावा यह इसलिए हुआ क्योंकि आप दादी के साथ थी कि वह बाल बाल बची। अगर आप वहां नहीं होती तो चीजें और भी बदतर हो सकती थीं। जैसे ही प्रीति ने बात की, उसने श्रीमती वर्मा को लिविंग रूम में पहुंचाया। आकाश ढेर सारा खाना लाया और सब किचन में रख दिया, फिर वह सोफे पर बैठ गया।
डॉक्टर शकुंतला से मिलने के बाद श्रीमती वर्मा लिविंग रूम में लौटी तो उन्हें अपने पोते का ठंडा व्यवहार दिखा, जिससे वह निराश हो गईं। हालांकि प्रीति के सामने उन्होंने अभी भी अपने पोते की ओर से एक अच्छी छवि पेश करने की कोशिश की। आकाश, क्या उन उपद्रवियों को संभाल लिया गया है? आकाश जानता था कि वह यह प्रीति को सुनाने के लिए पूछ रही हैं, क्योंकि वह पहले ही उन्हें परिणाम बता चुका था। वे सब गिरफ्तार हो गए हैं। क्योंकि मामला गंभीर है, पुलिस को अभी भी इसमें शामिल व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ करनी होगी, इससे पहले कि वे उनकी सजा पर फैसला कर सकें। प्रीति कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या जिसने मेरी दादी को घायल किया उसने समझाया कि उसने डॉक्टर पर हमला क्यों किया? हमारी दादी ने उनका इलाज किया और उन्होंने न केवल कोई आभार नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने हिंसा का सहारा क्यों लिया? उसके अनुसार उसने सोचा कि सुइयां बहुत दर्दनाक थीं, इसलिए उसने हमला किया। मेरी दादी कई सालों से चिकित्सा कर रही हैं और बहुत अनुभवी हैं। जब वह सुई लगाती हैं तो ज्यादातर मरीजों को शायद ही कोई दर्द महसूस होता है। यह कैसे संभव है कि बहुत दर्द हो रहा हो? उसका दावा टिकता नहीं है। उसकी बीमारी क्या है? वह बीमार नहीं है। प्रीति अचानक उसकी ओर देखने लगी। क्या? चिकित्सा क्लिनिक जाने से पहले उसने जानबूझकर किसी से खुद को कटवाया ताकि वह टांके लगाने के लिए अंदर जा सके? प्रीति का चेहरा पीला पड़ गया, तो वह जानबूझकर वहां परेशानी खड़ी करने गया था, है ना? उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन पुलिस ने ऐसा अनुमान लगाया क्योंकि हाल ही में उसके खाते में एक अतिरिक्त 1 मिलियन रुपये जमा हुए थे। किसी ने उसे मेरी दादी पर हमला करने के लिए रिश्वत दी। प्रीति का शरीर थोड़ा कांप गया। कौन? हमें नहीं पता। उसके खाते में भुगतान विदेश से आया था और पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही है। विदेश? प्रीति ने आंसू भरी आंखों से इस शब्द को दोहराया। कोई बात नहीं, अगर पुलिस जांच नहीं कर सकती तो वह करेगी। विदेशी खाते पूरी तरह से अनाम नहीं होते। उसने शुरू में सोचा था कि यह क्लिनिक में अव्यवस्थित आचरण की एक और घटना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। किसी ने सिर्फ उसकी दादी को मारने के लिए 1 मिलियन रुपये दिए। उसकी दादी ने अपना पूरा जीवन लोगों को ठीक करने में बिताया और ज्यादातर लोग जो ठीक हुए हैं वे उनके प्रति बहुत आभारी हैं, हर साल उनसे मिलने भी आते हैं। कौन उसकी दादी को मारना चाहता होगा? श्रीमती वर्मा ने अचानक कहा। आकाश, मुझे याद है कि तुम्हें बचपन से ही कंप्यूटर और नेटवर्क जैसी चीजें पसंद थीं, है ना? उस खाते के बारे में, साथ ही उस व्यक्ति के मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर जो कुछ भी है उसके बारे में और जानने में हमारी मदद करो। शायद कोई सुराग मिल जाए। पुलिस पहले ही उसके फोन और कंप्यूटर का निरीक्षण कर चुकी है। सभी निशान मिटा दिए गए हैं। यह व्यक्ति बहुत सावधान है और यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा कुछ किया है। आकाश रुका, फिर प्रीति को देखा। जहां तक खाते की बात है, मैं देखूंगा, लेकिन संभावनाएं अच्छी नहीं हैं। प्रीति को उम्मीद नहीं थी कि वह मदद करेगा, वह शायद केवल श्रीमती वर्मा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने लापरवाही से सिर हिलाया, फिर श्रीमती वर्मा को दरवाजे तक पहुंचाया। दादी जी, वापस जाकर ठीक से आराम कीजिए। आपको दिल की बीमारी है और अत्यधिक चिंता आपके लिए अच्छी नहीं है। हमारी दादी अभी भी बेहोश हैं और अगर आपकी दिल की बीमारी बिगड़ती है तो मुझे डर है कि मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगी। कृपया अपना ध्यान रखें। हाँ हाँ, दादी को पता है। दादी अभी ऊर्जावान है, चिंता मत करो। अगर कुछ होता है तो मुझे फोन करना, समझा? ठीक है। प्रीति ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। उन्हें और आकाश को जाते हुए देखकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर वापस आ गई। किचन खाने से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि श्रीमती वर्मा ने उसकी सभी पसंदीदा चीजें मौके पर ही तैयार कर दी थीं। श्रीमती वर्मा ने हमेशा ईमानदारी से उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसे सच में भूख लगी थी, इसलिए उसने लंच बॉक्स खोला और खाना शुरू कर दिया। घर के रास्ते में श्रीमती वर्मा कार में बैठी थी, अपने पोते के परिभाषित प्रोफाइल को देख रही थी और गहरी आह भरी। आकाश, क्या तुम अभी भी प्रीति को तलाक देने की सोच रहे हो? वह इतनी अच्छी बच्ची है, तुम उस आस्था पर क्यों फिदा हुए? क्या प्रीति उससे 100 गुना बेहतर नहीं है? मैं उसे तलाक नहीं दूंगा फिलहाल तुम अभी भी प्रीति को तलाक देना चाहते हो? यह मैं नहीं, मुझे डर है कि वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। श्रीमती वर्मा ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने इतनी मुसीबत खड़ी की है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें आस्था से बच्चे को गिराने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात मानने से मना कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम एक अवैध बच्चे के पिता बन गए। कितना प्रभावशाली। आकाश जानता था कि इसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। जब श्रीमती वर्मा ने उसे डांटा तो उसने कोई आवाज नहीं निकाली। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि प्रीति ने पैसे के लिए तुमसे शादी की? जो कंगन मैंने उसे दिया था, तुमने दृढ़ता से दावा किया था कि वह उसे बेचकर प्रमोद परिवार के वित्तीय छेद को भर देगी, और अब क्या उसने इसे बेचा? क्या उसने प्रमोद परिवार की समस्याओं को ठीक किया? नहीं, उसने इसे नहीं बेचा। जब उसने कंगन उसे वापस कर दिया तो आकाश का दिल डगमगाने लगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के श्रीमती वर्मा के उपहार स्वीकार कर लिए थे, सब कुछ ले लिया था। उसने सोचा था कि वह लालची हो गई है, लेकिन अगर वह सच में लालची होती तो उसके लिए कंगन वापस करना असंभव होता। आखिरकार यह सबसे मूल्यवान चीज थी। बाकी सब उसकी तुलना में केवल छोटे गहने थे।
श्रीमती वर्मा ने उससे कोमलता से विनती की, हमेशा यह मत मानो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग इसे क्या कहते हो? भ्रमित। तुम इतने दबंग हो, खुद में इतने भरे हुए हो, इसीलिए तुम आस्था जैसी महिला के जाल में फंस गए। अगर तुम थोड़े विनम्र होते और अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रित करते तो जीवन ऐसा नहीं होता। आकाश ने माथे पर बल डाला, मैं आस्था पर फिदा नहीं हुआ, तुम क्या कह रही हो? जो उस पर फिदा हुआ, वह मेरा बड़ा भाई था, मैं नहीं। वह तुम्हारे बड़े भाई की मंगेतर थी, तुम्हारे बड़े भाई की महिला। अगर तुम्हारा बड़ा भाई अपनी ही महिला पर फिदा हुआ तो वह जाल नहीं, वह प्यार है। और यह क्या है? हाँ, तुम्हारी भाभी तुम्हारे बच्चे को लिए हुए है, जिससे तुम्हारी शादी टूट रही है, हर जगह हंगामा हो रहा है, तुम्हारे कारण पूरे वर्मा परिवार की बेइज्जती हो रही है और तुम्हारी पत्नी लगभग चली गई। क्या यह जाल नहीं है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर प्रीति तुम्हें तलाक भी दे देती है तो वह आसानी से दूसरा आदमी ढूंढ सकती है। अच्छी लड़कियों को पतियों की चिंता नहीं होती। तुम बेहतर हो कि उसे पकड़ कर रखो, नहीं तो तुम्हें एक दिन पछतावा होगा। आकाश खुद को उस पल को याद करने से नहीं रोक पाया जब उसने अपूर्व के ऑफिस में प्रीति को देखा था। उस पल उसे कैसा महसूस हुआ, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। पहली बार उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वास्तव में उसके अंदर उसके लिए एक मजबूत अधिकार भावना थी। इसलिए उसके प्रतिरोध के बावजूद वह उसे अपूर्व के यहाँ से दूर ले गया। फिर भी उसकी दादी का बड़बड़ाना उसके कानों में गूंज रहा था। आकाश, प्रीति तुम्हें सच में पसंद करती है। उसने तुमसे पैसे के लिए शादी नहीं की। वह उस तरह की इंसान नहीं है। क्या तुम यह देख नहीं सकते? आकाश ने कटाक्ष किया, वह मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हें कैसे पता कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती? कोई भी मेरे जैसे इंसान को पसंद नहीं करेगा, क्या तुम सब एक जैसे नहीं हो? तुम सब केवल मेरे बड़े भाई को पसंद करते हो। बकवास, मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकती? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्या मैं तुम्हारे लिए प्रीति का हाथ मांगती? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए किसे चुनती हूँ? मैंने प्रीति को 5 साल तक देखा, 5 साल। वह सबसे अच्छी लड़की है जिससे मैं कभी मिली हूँ, इसीलिए मैंने इतनी हिम्मत की कि मैंने उसकी दादी से उसका हाथ मांगा। श्रीमती वर्मा को गुस्सा आ गया, उनकी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा ऊंची थी। मैं उसे तुम्हारे बड़े भाई को दे सकती थी, है ना? तुम्हारे बड़े भाई आस्था को तब जानते थे, लेकिन वे रिश्ते में नहीं थे। अगर तुम पर तरस नहीं खाती और तुम्हें एक अच्छा जीवन देना नहीं चाहती तो क्या मैं यह अनमोल लड़की तुम्हें देती? आकाश नहीं बोला। यह सच था कि उसकी दादी उससे थोड़ा बहुत ईमानदारी से प्यार करती थी। अन्यथा वह उनकी बात नहीं सुनता और प्रीति से शादी नहीं करता। अपनी विद्रोही प्रकृति के साथ अगर किसी और ने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया होता तो वह कभी सहमत नहीं होता। हालांकि उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि प्रीति उसे पसंद करती है। वह पहले दिखावा करती थी, उसके साथ शिष्टाचार और कोमलता से पेश आती थी, लेकिन अब वह दिखावा करने की जहमत नहीं उठाती। हर दिन ऐसा लगता था कि वह बस उसके प्रति अपनी घृणा को अपने चेहरे पर जाहिर करने से एक कदम दूर है। जैसे ही सूरज उगा और अंधेरा भोर में बदल गया, प्रीति ने अपनी दादी को एक और एक्यूपंक्चर उपचार दिया, जिन्हें कुछ मिनटों के लिए होश आया और फिर वे बेहोशी में चली गईं। हालांकि इस बार उन्होंने धीरे से प्रीति का हाथ कसकर पकड़ लिया। हालांकि वे अभी तक बोल नहीं सकती थीं, यह स्पष्ट था कि उनकी चेतना लौट रही थी। प्रीति के दिल से एक बोझ उतर गया। उसने कुशलता से उन्हें एक आईवी ड्रिप दी, उन्हें पोषक तत्वों और इलेक्ट्रोलाइट से भर दिया। उसके बाद उसने अपनी दादी के पैरों की मालिश की, फिर हाथ मुंह धोकर नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद उसकी चचेरी बहन ईवा अपने बच्चे के साथ पहुंची। प्रीति को बच्चे सच में पसंद थे और उसकी चचेरी बहन का बेटा बहुत संस्कारी था, जिससे वह उसे पसंद करती थी। इसलिए उसने बच्चे को लिया और उसके साथ खेलने लगी। दादी कैसी हैं? क्या उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है? मैंने आज सुबह उन्हें एक्यूपंक्चर दिया और उन्हें फिर से होश आया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और उनकी चेतना पहले से ज्यादा स्पष्ट है। वह कुछ जमा हुआ खून बाहर निकालने में सफल रही, उनकी नाड़ी बहुत मजबूत है, उन्हें कल खुद से थोड़ा पानी पीना चाहिए। इस खबर से ईवा की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम हमारे पास हो। तुम्हारे बिना दादी शायद कभी होश में नहीं आ पाती। जब हम दोनों दादी से चिकित्सा सीख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और अगर तुमने बाहरी लोगों की मदद न करने का वादा न किया होता और पूरे दिल से सीखना बंद न किया होता तो तुम निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाती। यह सुनकर प्रीति ने अपनी आंखें नीचे कर ली। मैं गलत थी प्यारी दीदी। मैं दादी से सीखूंगी और दूसरों का इलाज करूंगी। मेरे पास बहुत सारा सैद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन मुझे व्यवहारिक अनुभव की कमी है। जटिल और दुर्लभ मामलों का सामना करने पर मैं खुद को असहाय महसूस करती हूँ। मुझे दादी के जागने के तुरंत बाद उनके साथ फिर से सीखना शुरू करने की ज़रूरत है। मुझे उस व्यक्ति को बचाने में सक्षम होने की ज़रूरत है जिसे मैं बचाना चाहती हूँ। जहाँ तक उन लोगों की बात है जिन्हें वह बचाना नहीं चाहती थी, उन्हें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुनाव उसका था, लेकिन चुनाव की शक्ति होने की पूर्व शर्त यह थी कि वह लोगों को बचाने में सक्षम हो। ईवा बहुत उत्साहित थी। प्रीति, तुमने आखिरकार अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है।
मैं तुम्हारे लिए सच में खुश हूँ। प्रीति हल्के से मुस्कुराई, मुझे बस अचानक एहसास हुआ कि दूसरों को बचाने से मेरे इनकार के परिणामस्वरूप मैं अपने ही लोगों को बचाने में सक्षम नहीं हो पाई हूँ। दीदी, क्या तुम मेरे साथ सीखना चाहोगी? भविष्य में हम मिलकर एक चिकित्सा क्लिनिक खोल सकती हैं। ईवा खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक पाई, मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकती। मुझे अभी भी खून देखकर चक्कर आ जाता है और इस समस्या को दूर करना असंभव है। इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें इसे दूर करने के लिए सराहा है। उस स्थिति में मैं बाहरी चोटों वाले मरीजों को संभालूंगी और तुम अन्य मरीजों के लिए निदान और नुस्खे दोगी। इस तरह तुम्हें खून नहीं देखना पड़ेगा। ईवा ने फिर से सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास सीखने का समय नहीं है। अन सिर्फ 2 साल का है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। साथ ही मुझे संदेह है कि तुम्हारे जीजा मुझे काम पर जाने की अनुमति देंगे। दीदी, तुम्हें काम करने के लिए अपने जीजा की अनुमति की जरूरत नहीं है। जब तक तुम विलिंग हो, किसी को तुम्हें रोकने का अधिकार नहीं है। अन बड़ा होगा, तुम हमेशा घर पर नहीं रह सकती, तुम समाज से कट जाओगी। लेकिन तुम्हारे जीजा को कुछ भी करना नहीं आता। मैं घर पर सब कुछ संभालती हूँ, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना। उनके माता पिता हाल ही में ठीक नहीं हैं और कभी कभी मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मेरे पास सच में कोई समय नहीं है। यह सुनकर प्रीति आप भरे बिना नहीं रह पाई। उसकी चचेरी बहन ने सच में अपनी पहचान खो दी थी। अगर यह जारी रहा और उसका पति उसके प्रति समर्पित रहा तो यह ठीक रहेगा, लेकिन अगर वह बदल गया, जैसे आकाश ने किया, और कोई दूसरी महिला ढूंढ ली, तो उसकी चचेरी बहन कैसे बचेगी? अगर सच में तलाक होता है तो उसकी चचेरी बहन, जिसके पास कोई नौकरी या आय नहीं है, शायद अपने बच्चे की कस्टडी के लिए भी नहीं लड़ पाएगी। हालांकि प्रीति यह नहीं कह सकती थी। यहां तक कि सबसे करीबी बहन भी इन शब्दों को सुनना नहीं चाहेगी। इसलिए उसने अपने विचार को आगे बढ़ाने का एक और तरीका ढूंढा। दीदी, मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने की जल्दी मत करो। मैं जल्द ही क्लिनिक नहीं खोल पाऊंगी, इसलिए तुम इसके बारे में और सोच सकती हो। आखिरकार तुम्हारे पति पर अकेले परिवार को चलाने का बहुत दबाव है, क्या तुम उस बोझ को थोड़ा बांटना नहीं चाहोगी? अगर तुम्हारी भी आय होगी तो क्या अन के लिए जीवन बेहतर नहीं होगा? तब तुम्हारे पति को बहुत ज्यादा आराम महसूस होगा, है ना? इस बार ईवा कुछ हद तक प्रभावित हुई, उसकी चिंताओं को छुआ गया था। जो तुमने कहा उसमें बहुत समझदारी है, उसने कहा। उसने कोमलता से अपने बेटे के सिर को छुआ, अंदर से थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। कभी कभी जब वह अपने बेटे को बाजार में चीजें खरीदने के लिए ले जाती थी और उसे कुछ प्यारे खिलौने पसंद आते थे, तो वह केवल उसे यह कहकर बहला सकती थी कि यह खिलौना अच्छा नहीं है या वह खिलौना बेकार है। दरअसल ऐसा नहीं था कि खिलौने अच्छी तरह से नहीं बने थे, बल्कि वे इतने अच्छे थे कि वह उन्हें खरीद नहीं सकती थी। उसका पति उसे हर महीने केवल 5,000 रुपये देता था। सामाजिक खर्च, घरेलू रहने के खर्च और अपने ससुराल वालों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पैसे काटने के बाद ज्यादा कुछ नहीं बचता था। कभी कभी जब उसका बेटा बीमार हो जाता था और वे अस्पताल जाते थे, तो वह कई 100 रुपये खर्च कर देती थी। वह अपने बेटे के लिए महंगे खिलौने खरीदने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? अगर वह उन्हें घर लाती तो उसके पति द्वारा उसे कई दिनों तक डांट जरूर पड़ती। अगर वह भी पैसा कमा सकती तो वह अपने बेटे को पसंद आने वाली खिलौने वाली कारें खरीद सकती थी। यह देखकर कि वह आखिरकार कोशिश करने को तैयार थी, प्रीति को थोड़ी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर बात करने के बाद श्रीमती वर्मा आई। आरुष, आकाश की बहन, उनके पीछे पीछे चल रही थी। आरुष के हाथ में छोटे बड़े उपहारों के बैग थे। उसने आते ही उपहार नीचे रख दिए और प्रीति को गले लगा लिया। भाभी, आप कैसी हैं? आपकी दादी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और दादी को भी अब होश आ गया है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए ठीक होने में कुछ समय लगेगा। वह भी आराम कर रही हैं और आप सभी से बात करने के लिए उठ नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं भविष्य में दादी को यहाँ लाऊंगी। जब आपकी दादी बेहतर हो जाएंगी तो मैं उन्हें देखने आऊंगी। ज्यादा लोगों के आने से प्रीति का घर जीवंत हो गया, खासकर ईवा के बेटे के साथ। श्रीमती वर्मा और आरुष उसे बहुत पसंद करती थीं और उसके साथ खेलती रहीं। प्रीति को आरुष को एक तरफ खींचने का मौका मिला। अपनी क्षमायाचना ईमानदारी से व्यक्त करते हुए, आरुष, मैं निकट भविष्य में नीलामी घर में तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाऊंगी। मुझे घर पर अपनी दादी की देखभाल करने की जरूरत है। अरे, इसकी चिंता मत करो, बस अपनी दादी का अच्छे से ध्यान रखो। नीलामी घर अभी वैसे भी काफी खाली है। आरुष को इन चीजों की परवाह नहीं थी। नीलामी घर बड़े पैमाने पर नहीं था और वह इसे आसानी से खुद ही संभाल सकती थी। भाभी, मैं आपकी कार ले आई हूँ। अब से आपका आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद आरुष। प्रीति बहुत आभारी थी। मैंने यह कार केवल 2 लाख रुपए में खरीदी, तुम्हारे परिचय की वजह से। एक कार होने से मेरी दादी को बाहर ले जाने में आसानी होगी। यह कार सही समय पर आई है। जब तक मैं आपकी मदद कर सकूं। भाभी, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए तो बस मुझे फोन करना। आप मेरी भाभी से ज्यादा मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। प्रीति को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। तुम भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे यहाँ जाने से सबसे बड़ा लाभ यह दोस्ती ही है। इस बिंदु पर उसे सच में आकाश को धन्यवाद देना चाहिए।
जब वे बात कर रहे थे तभी प्रीति को पुलिस का फोन आया। वे चाहते थे कि वह परिवार की ओर से कुछ सवालों के जवाब देने और जांच के रिकॉर्ड में मदद करने के लिए वहां आए। प्रीति ने अपनी चचेरी बहन को बताया और फिर जाने की तैयारी की। भाभी, क्या मुझे आपके साथ चलना चाहिए? आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या आप गाड़ी चला सकती हैं? आरुष ने चिंतित होकर उसे देखा। प्रीति ने एक कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं पहले ही सबसे कठिन समय से गुजर चुकी हूँ और मैं अब ठीक हूँ। तुम यहीं रहो और दादी का साथ दो। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मुझे पुलिस पूछताछ का अनुभव है। आरुष ने उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखा, कुछ असहज महसूस कर रही थी। भाभी एक लचीली महिला का उत्तम उदाहरण है, लेकिन उन्हें इस तरह देखकर दुख होता है। दूसरे भाई आकाश अब क्या कर रहे हैं? क्या वह फिर से आस्था के साथ तो नहीं है? नहीं, मुझे उन्हें आस्था से दूर और भाभी की ओर ले जाना होगा। उसने आकाश को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, दूसरे भाई, भाभी को पुलिस ने जांच में मदद के लिए बुलाया है। उनके परिवार के तौर पर क्या आपको उनके साथ नहीं होना चाहिए? आरुष ने एक मैसेज भेजा। आकाश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, पर वह निराश नहीं हुई और तुरंत 2 और मैसेज भेज दिए। आरुष, भाभी जी, प्रीति कह रही थी कि तुम्हारी गाड़ी बहुत काम आई। बिल्कुल सही वक्त पर पहुंची। वह बहुत एहसानमंद हैं। जब वह इसे चलाती हैं तो यह सचमुच शानदार दिखती है। क्या तुम थाने जाकर देखना नहीं चाहोगे? आरुष, दादी, श्रीमती वर्मा के अनुसार भाभी जी ने उनकी दादी डॉक्टर शकुंतला को ठीक कर दिया है। वह आस्था के अस्पताल के विशेषज्ञों से भी बेहतर हैं। सच में एक प्रतिष्ठित परिवार और असाधारण प्रतिभा। यह तुम्हारी अद्भुत पत्नी, क्या तुम वाकई उन्हें और कसकर पकड़ना नहीं चाहते? पुलिस स्टेशन हैंडसम और ईमानदार पुलिस वालों से भरा हुआ है, तुम कभी नहीं जानोगे। आरुष को पता नहीं चला कि उसने अनजाने में सही जगह वार कर दिया था। जब आकाश ने आखिरी वाक्य देखा तो उसे अचानक ली उपनाम वाले उस जासूस की याद आई जो पहले आया था। इस बार हमलावर का मामला फिर से उसी जासूस को सौंपा गया था। युवान, गाड़ी तैयार करो। अध्यक्ष आकाश, बाद में आपकी एक मीटिंग है। उसे छोड़ दो, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। जी अध्यक्ष आकाश। काली में बैग गाड़ी शक्ति कॉपर बिल्डिंग से तेजी से निकली, सीधे पुलिस स्टेशन की ओर। हालांकि उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने प्रीति को पुलिस स्टेशन से कुछ दूर देखा। उसकी एमेथिस्ट रंग की पोश सड़क किनारे खड़ी थी और वह गुंडों के एक समूह से घिरी हुई थी। युवान ने तेजी से ब्रेक लगाया। अध्यक्ष आकाश, बाहर निकलो, चलकर देखते हैं। फिर भी जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, उन्होंने देखा कि प्रीति को घेरे हुए 5 गुंडे तालमेल बिठाते हुए नीचे गिर पड़े। सहायक, युवान हक्का बक्का रह गया। अध्यक्ष आकाश, छोटी मालकिन, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं लगती। ये गुंडे कैसे गिर गए? आकाश ने माथे पर बल डाला, वह भी नहीं समझ पाया कि लोगों का वह समूह कैसे गिर गया। प्रीति पहले ही बिना किसी भाव के अपनी कार में बैठ गई थी और उनके पास से गुजरती हुई सीधे पुलिस स्टेशन की ओर चली गई। आकाश ने अभी भी गिरे हुए गुंडों पर नजर डाली, अपनी कार से बाहर निकला और उनके पास गया। जल्दी से देखने के बाद वह घुटनों के बल बैठा और एक गुंडे के शरीर से एक चांदी की सुई निकाली। गुंडा तुरंत चिल्लाया, बस इसे बाहर मत खींचो, बहुत दर्द हो रहा है। चिल्लाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि सामने वाला आदमी परिचित लग रहा था, कोई बड़ा स्टार नहीं, यह तो शक्ति कॉपर के आकाश हैं। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अध्यक्ष आकाश, मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ पंगा ले रहा हूँ, कृपया मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ। आकाश ने उदासीनता से पूछा, तुम लोग प्रीति को क्यों घेरे हुए थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम बस इतना कि हमारे बॉस को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने उसके परिवार के किसी व्यक्ति को मारा था। हम धमकी देना नहीं, मेरा मतलब है, उससे बातचीत करना चाहते थे ताकि हमारे बॉस जल्दी बाहर आ सकें। हमने उसे छुआ तक नहीं, बस थोड़ी बात की। हम यहाँ की जासूस टीम के इतने करीब हैं, हम परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आकाश ने सिर हिलाया, वह बता सकता था कि उन्होंने वाकई उस पर हाथ नहीं उठाया था। या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रीति ने उन्हें एक एक करके सुई से गिराने से पहले उन्हें शायद मौका ही नहीं मिला था। उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई, इस चांदी की सुई से चुभने पर कैसा महसूस होता है? क्या दर्द होता है? कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे बस अजीब सी चक्कर आने लगी और मैं खड़ा नहीं हो सका। सुई अंदर गई तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब आपने इसे अभी बाहर खींचा तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ। गुंडे को शक हुआ कि आकाश ने सुई ठीक से नहीं खींची है और अब उसका पूरा हाथ दर्द से धड़क रहा था। अध्यक्ष आकाश, आपको मेरी सुई नहीं खींचनी चाहिए थी। प्रीति ने जाने से पहले कहा था कि आप सुई को यूं ही नहीं निकाल सकते, वरना हाथ बर्बाद हो जाएगा। निराशा के भाव के साथ, अध्यक्ष आकाश, हमने सच में कुछ नहीं किया। कृपया हमें जाने दें, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें नहीं पता था कि उनका आपसे कोई संबंध है। अगर हमें पता होता तो हम मरने पर भी उनका रास्ता नहीं रोकते। फिर भी आकाश ने ऐसा दिखाया जैसे उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी हो। वह घूमा और बाकी गुंडों के शरीर से सारी सुइयां निकाल ली। एक के बाद एक कई चीखें निकली। गुंडे की आंखें धुंधली हो गईं, यह सोचकर कि उसके और उसके साथी भाइयों के हाथ बर्बाद हो सकते हैं।
उसने आकाश की बेरहमी के बारे में अफवाहें सुनी थी और अब उसे पता चला कि यह सच है। उसने चाहा कि वह अपना मुंह बंद रखता, जिसने लापरवाही से सुइयां निकालने के परिणामों का जिक्र किया था, अब उसके भाइयों को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आकाश ने सुई निकाली और कार में बैठ गया, अपने सहायक को पुलिस स्टेशन की ओर ड्राइव जारी रखने का निर्देश दिया। उसने अपने हाथ में पतली चांदी की सुई को देखने के लिए सिर नीचे किया, उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। प्रीति के पास इस तरह का कौशल है, फिर भी उसने इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कभी नहीं किया था। क्या उसे उसकी सापेक्ष दयालुता के लिए आभारी होना चाहिए? प्रीति पहले ही स्टेशन पर थी। चूंकि वह पीड़ित पक्ष नहीं थी, एक संक्षिप्त इंटरव्यू के बाद उसे जाने दिया गया। प्रीति ने सिर उठाकर पूछा, इंस्पेक्टर ली, अपराधी को कितनी सजा मिलेगी? साथियों को सजा देना मुश्किल है, उन्हें अधिकतम 7 दिनों के लिए हिरासत में लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने पीड़ित को केवल मामूली चोटें पहुंचाई थीं। मुख्य अपराधी का क्या? जिसने मेरी दादी को घायल किया। हम अभी भी उससे पूछताछ कर रहे हैं। वह जिद करता है कि उसने सुई चुभोए जाने की प्रतिक्रिया में पीड़ित पर वार किया। हमने मेडिकल रिपोर्ट देखी है, आपकी दादी को सच में केवल एक ही चोट लगी है। प्रीति की आंखों में पानी भर आया, पर उस आदमी ने लगभग मेरी दादी को मार ही डाला था। इंस्पेक्टर ली ने आह भरी, मैं जानता हूं। हालांकि इस अपराधी के पास एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट है जो दर्शाती है कि उसे मानसिक बीमारी है, इससे सजा देना मुश्किल हो सकता है। प्रीति चौंक गई, उसे मानसिक बीमारी है? हाँ, कितना अजीब संयोग। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? इंस्पेक्टर ली कुछ देर हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया, उसका वकील भी मौजूद है, इसलिए अगर आप उससे मिलती हैं तो नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, चलिए। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने आकाश को बाहर इंतजार करते देखा। प्रीति ने उसे न देखने का नाटक किया, लेकिन इंस्पेक्टर ली उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने आकाश को नमस्कार किया, अध्यक्ष आकाश, आप भी यहाँ हैं? आकाश को उन्हें इतनी नजदीक खड़े देखकर असहजता हुई, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हें एक जोड़ा जानकर इंस्पेक्टर ली ने उससे कुछ नहीं छिपाया, मैं सुश्री प्रीति को उनकी दादी को घायल करने वाले अपराधी से मिलाने ले जा रहा हूँ। आकाश ने सिर हिलाया, अच्छा है, मेरी दादी भी घायल हुई थी, मैं भी मास्टरमाइंड से मिलने की योजना बना रहा हूँ, साथ चलते हैं। आखिरकार प्रीति ने उसकी ओर देखा। मुख्य अपराधी ने केवल उसकी दादी पर हमला किया था, श्रीमती वर्मा पर नहीं। श्रीमती वर्मा कुछ अन्य उपद्रवियों द्वारा घायल हुई थी, तो वह उससे क्यों मिलना चाहेगा? फिर भी उसने अंत में ज्यादा कुछ नहीं कहा। पहले वह गुंडों के एक समूह से घिरी हुई थी और उसने आकाश को कार से बाहर निकलते देखा था, संभवतः उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। जब तक आस्था शामिल नहीं होती, वह आमतौर पर उसका ध्यान रखता था और सुनिश्चित करता था कि उसे नुकसान न हो। इंस्पेक्टर ली ने उन्हें जल्दी से दोषी से मिलवाया। दोषी का नाम लॉन्ग वू था। वह बहुत ध्यान देने योग्य नहीं था और वास्तव में काफी दुबला पतला था, प्रीति की कल्पना किए गए हटे कट्टे व्यक्ति से बहुत दूर। प्रीति को देखकर और पुलिस द्वारा उसकी पहचान बताए जाने के बाद लॉन्ग वू रो पड़ा और विनती की, सुश्री प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब आपकी दादी को चोट पहुंचाना नहीं था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण पंच उन्हें इतना घायल कर देगा। मेरा सच में उन्हें मारने का इरादा नहीं था। प्रीति ने उसे ठंडी निगाह से देखा। अगर वह चिकित्सा ज्ञान में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं होती और यह नहीं जानती कि उसके हमले से उसकी दादी को किस तरह का नुकसान हुआ है, तो वह उसके शानदार अभिनय कौशल से मूर्ख बन सकती थी, यह विश्वास कर सकती थी कि उसने लापरवाही से हमला ज्यादा कर दिया था। सुश्री प्रीति, मैं मुआवजा देने को तैयार हूं, आप जितना चाहें। मुझे सच में पछतावा है। मेरी मानसिक स्थिति कभी कभी अस्थिर हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसी गलती कर दी। मेरा वकील यहाँ है, कृपया अपनी शर्तें उसे बताएं, कृपया मुझे माफ कर दें। प्रीति ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी दादी पर हमला करने के लिए किसने पैसे दिए थे? क्या आप किस बारे में बात कर रही हैं, सुश्री प्रीति? लॉन्ग वू हक्का बक्का दिखा, आपका पैसे दिए से क्या मतलब है? तुमने जानबूझकर मेरी दादी को मारने के इरादे से निशाना बनाया। यह एक तथ्य तुम और मैं दोनों को स्पष्ट रूप से पता है। मैं चिकित्सा तकनीकों को समझती हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। नहीं, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। मैंने पहले से योजना नहीं बनाई थी। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दें, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। क्या तुम सच नहीं बताओगे? सुश्री प्रीति, मैं आपको सच बता रहा हूँ। निश्चित रूप से, मेरी आपकी दादी को मारने की कोई मंशा नहीं थी, वह एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी मदद की, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था, मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो गईं, मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम मानसिक रूप से बीमार नहीं हो, भावनाओं को नियंत्रित करने में तुम्हारी कथित अक्षमता, यह सब केवल कानूनी सजा से बचने के लिए है। ठीक है, सुश्री प्रीति, आपको लग सकता है कि मैं पूरी तरह से सामान्य हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी दवाएं ली हैं। जब मुझे दौरे पड़ते हैं तो मैं किसी को नहीं पहचानता, हल्की सी भी उकसाहट इसे ट्रिगर कर सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। प्रीति ने उसे ध्यान से घूरकर देखा, फिर वह हंस पड़ी। उसने इंस्पेक्टर ली की ओर मुड़कर कहा, इंस्पेक्टर, ऐसा लगता है कि इसका सच में कोई इरादा नहीं था। ऐसा करते हैं, मैं इसे माफीनामा जारी कर दूंगी, आप लोग इसे जल्दी रिहा कर दें।
हर कोई दंग रह गया, उनकी निगाहें प्रीति पर टिकी थीं। क्या वह जानती थी कि वह क्या कह रही थी? यहाँ तक कि लॉन्ग वो अभियुक्त भी हक्का बक्का रह गया। वह उसके फैसले को समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे यूं ही माफ कर दिया। उसने तो अभी अपना बचाव शुरू भी नहीं किया था। उसके वकील को तो बोलने का मौका भी नहीं मिला था। उसने इतनी अचानक माफ करने का फैसला कैसे कर लिया? हालांकि उसकी मुस्कान देखकर उसे सिहरन महसूस हुई। इंस्पेक्टर ली खुद को पुष्टि करने से नहीं रोक सका। सुश्री प्रीति, क्या आप इस माफीनामा को जारी करने के बारे में निश्चित हैं? यदि आप ऐसा करती हैं, तो उसके मानसिक मूल्यांकन के साथ हम उसे अधिकतम 7 दिनों के लिए ही हिरासत में ले पाएंगे। प्रीति ने सिर हिलाया। ठीक है, 7 दिन काफी हैं। यह कहकर वह मुड़ी और बाहर चली गई, कमरे में सभी को उलझन में छोड़ दिया। आकाश उसके पीछे पीछे बाहर आया। प्रीति को अपनी कार में बैठकर जाने की तैयारी करते देख उसने उसकी कलाई पकड़ ली। प्रीति प्रीति घूमी। छोड़ो, तुमने अचानक लॉन्ग वू को क्यों माफ कर दिया? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आकाश ने माथे पर बल डाला। लापरवाही मत करना। प्रीति चौंक गई। क्या वह उसकी योजना जानता था? यह अजीब था, ऐसा लग रहा था कि वह उसे बेहतर और बेहतर समझने लगा है। क्या वह पिछली रात आस्था को गले नहीं लगा रहा था? आज उसके मामलों में दखल क्यों दे रहा है? उसने उपहास किया, उसका हाथ झटक दिया, अपनी कार में बैठी और पुलिस स्टेशन से चली गई। घर वापस आकर उसने बाकी सभी के साथ बातचीत जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने पुलिस स्टेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। दोपहर में उसने अपनी दादी पर एक बार फिर एक्यूपंक्चर किया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए जाग गईं। वह अब अपने आसपास के सभी को स्पष्ट रूप से पहचान सकती थीं। उनकी हालत सुधर रही थी, सब उत्साहित थे। प्रीति ने संकोच से अपनी दादी को गले लगाया, उन्हें तब तक पकड़े रखा जब तक कि वह फिर से सो नहीं गईं। 7 दिन बाद यह एक और बरसात की रात थी। बारिश की बूंदें टपक रही थीं। बिजली ने काले आकाश को चीर दिया, जिसके बाद गरज की आवाज आई। हवा ने पेड़ों की परछाइयों को इधर उधर कर दिया, कमजोर पत्ते समय से पहले मुरझाने लगे थे। प्रीति एक छाता लेकर एक छोटे विला का दरवाजा धकेलकर अंदर चली गई, जैसे वह जगह उसी की हो। विला के छोटे बगीचे में एक कंकड़ का रास्ता फैला हुआ था। उसकी ऊंची एड़ी के जूते क्लक क्लक की आवाज के साथ कंकड़ों पर बज रहे थे। यह किसी डरावनी कहानी की भूतिया महिला जैसा था, जो किसी की जान लेने आई हो। अच्छा माहौल, प्रीति ने सोचा। उसने वे डरावनी फिल्में बेकार में नहीं देखी थीं, वे आखिरकार काम आईं। कंकड़ के रास्ते के अंत में एक काफी दुबला पतला आदमी पड़ा था। आवाज सुनकर उसने सिर घुमाने के लिए संघर्ष किया। फिर उसने सफेद कपड़े पहने एक महिला को देखा। जब वह करीब आई तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। प्रीति ने सिर हिलाया। लॉन्ग वू, हम सिर्फ एक बार संक्षेप में मिले हैं और तुम 7 दिन बाद भी मुझे याद कर सकते हो। लगता है तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। लेकिन बेहतरीन याददाश्त वाले लोग दर्द से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनका दर्द औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा होता है। लॉन्ग वू, जिसका चेहरा सावधानी से भरा था, उसने पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें मेरा घर कैसे मिला? तुम्हारा घर ढूंढना आसान था। अगला सवाल। हम सब अचानक बेहोश हो गए। क्या तुमने किया? हाँ, वह मैं थी। प्रीति की आवाज ठंडी थी। उसका सफेद गाउन मंद रोशनी में फड़फड़ा रहा था, एक भूत जैसा लग रहा था। आज रात तुमने जो टेकआउट खाना खाया, वह मैंने डिलीवर करवाया था। दुख की बात है कि तुम्हारी पत्नी ने उसे लिया, उसने मुझे नहीं पहचाना। तुम्हें ही ऐसा करना चाहिए था। इस तरह मुझे दूसरी यात्रा के लिए भारी बारिश में हिम्मत नहीं दिखानी पड़ती और तुम यहाँ बारिश में नहीं पड़े होते। यह काफी ठंडा है ना? लॉन्ग वू हैरान और गुस्से में था। तो वह टेकआउट था? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें मारने की? लॉन्ग वू हंसा। सच में, बस तुम्हें लगता है कि मुझे नशा देने से तुम्हें मुझे मारने की क्षमता मिल जाती है? सुंदर महिलाएं बस सोचती नहीं हैं। मैंने जानबूझकर अपनी पत्नी और बच्चों को पहले खाना खाने दिया। जब मैंने देखा कि वे ठीक हैं, तभी मैंने खाना शुरू किया। मैंने केवल कुछ ही कौर लिए थे जब वे गिर गए। बोलते हुए उसने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया। प्रीति ने उस पर नजर डाली और उसके घुटने पर लात मारी। एक जोरदार आवाज के साथ वह चीखा और गीली पत्थर की पटिया पर वापस गिर गया। प्रीति की आवाज खाली बगीचे में कुछ हद तक अलौकिक लग रही थी। तुम पुरुष हमेशा महिलाओं को इस तरह के अहंकार से नजरअंदाज करते हो। तुम मुझे किसी और भी ज्यादा अहंकारी की याद दिलाते हो। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है और तुम्हें जो दर्द सहना पड़ेगा वह बढ़ जाता है। लॉन्ग वू ने अपना घुटना पकड़ लिया, गीली जमीन पर दर्द से कराह रहा था। पहले हमेशा वही दूसरों को मारता था, अब वह था जिसे मारा जा रहा था। उसे कभी नहीं पता था कि घुटने पर लात मारना कितना दर्दनाक होता है। तुम्हारी शारीरिक सहनशक्ति सराहनीय है। मेरी तेज बेहोशी की दवा आमतौर पर सामान्य लोगों को सुला देती है। तुम बिना बेहोश हुए इसे झेल गए। तुमने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया है ना? इसलिए तुम मेरी दादी पर वार करके उन्हें एक ही वार से गंभीर चोट पहुंचा सकते थे। आखिरकार लॉन्ग वू अपने दर्द से उबर गया। उसने एक भयानक नजर से प्रीति को घूर कर देखा। तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं समझता। तुम निजी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रही हो और जानबूझकर मुझे घायल कर रही हो। मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ।
तुम जेल जाओगी। प्रीति ठंडी हंसी, तुम मुझ पर मुकदमा कर सकते हो, लेकिन मैं भी तुम पर मुकदमा करूंगी। तुमने मेरी दादी को मारने के लिए किसी से 1 मिलियन लिए, तुम नहीं सोचते कि मैं तुम्हें सच में माफ कर दूंगी, है ना? अब लॉन्ग वू समझा, उसकी शुरुआती भावना गलत नहीं थी। प्रीति की उस समय की मुस्कान में निश्चित रूप से एक छिपा हुआ अर्थ था। उसका उसे जाने देने का कभी इरादा नहीं था। उसने दांत पीसे, तो तुमने जानबूझकर पुलिस को मुझे रिहा करने दिया, जिससे तुम्हारे लिए यह करना आसान हो जाए। प्रीति ने उसे नीचे देखा, तुम्हें वास्तव में स्वेच्छा से कबूल कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि सजा से बचने के लिए पागलपन का नाटक करो। पुलिस के हाथों में होना मेरे हाथों में होने से कहीं ज्यादा आरामदायक है। हा 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 हा। लॉन्ग वू अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? अगर तुम मुझे मारती हो तो तुम भी जेल जाओगी। क्या तुम जीवन से उब चुकी हो? प्रीति नीचे बैठी, एक सुई निकाली और उसे लॉन्ग वू के सिर में चुभा दिया। लॉन्ग वू तुरंत दर्द से चीखा। शश, प्रीति ने शांति से कहा, चिल्लाओ मत, यह तो बस शुरुआत है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी सहनशीलता ज्यादा है, तुम पहली सुई पर ही क्यों चिल्ला रहे हो? लॉन्ग वू के सिर में अब असहनीय दर्द हो रहा था, जैसे लाखों चींटियां उसे कुतर रही हों। अब उसे देखकर उसकी आंखों में कुछ डर दिखाई दिया, वह अब और जिद्दी नहीं हो सकता था। कृपया मुझे जाने दो। तुम जानती हो, मैं सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहा था। वह व्यक्ति जो सच में तुम्हारी दादी को मारना चाहता था, वह मैं नहीं था। तो वह कौन था? मुझे नहीं पता। प्रीति ने एक और सुई उसके सिर में चुभो दी। लॉन्ग वू फिर से चीखा और अपनी चीखों के बाद उसने अपने सिर को अपने हाथों में पकड़ लिया, कमजोर आवाज में कहा, मुझे सच में नहीं पता, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मुझे और मत चुभाओ, मैं मरने वाला हूं। बहुत दर्द हो रहा है। प्रीति ने उसे दिलासा दिया, तुम मरोगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं, तुम मौत की कामना करोगे। लॉन्ग वू का चेहरा दर्द से बिगड़ने लगा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रीति, एक ऐसी महिला जो इतनी सुंदर दिखती थी और जिसे धोखा देना आसान लगता था, इतनी क्रूर हो सकती है। क्या तुम जानते हो, लॉन्ग वू, तुम लगभग सफल हो गए थे। अगर मेरी दादी इतनी कुशल डॉक्टर नहीं होती और उन्होंने पहले भी इसी तरह के मामलों को नहीं संभाला होता, जिससे मेरे पास मूल्यवान केस रिकॉर्ड होते, तो अब तक मैं अपनी दादी को खो चुकी होती, उसने उसे बताया। तीव्र दर्द को सहन करते हुए लॉन्ग वू की आवाज बदल गई, यह मेरी गलती नहीं थी। कोई तुम्हारी दादी को मारना चाहता था। अगर मैं नहीं होता तो कोई और यह कर देता। तुम्हें उस व्यक्ति से निपटना चाहिए, मुझे निशाना नहीं बनाना चाहिए। प्रीति ने अपने शांत भाव को बनाए रखा, चिंता मत करो, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अगर कानून तुम सभी को सजा नहीं देता है, तो मैं अपने हाथों में चीजें लूंगी और अपनी दादी के लिए न्याय मांगूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम कानूनी कमियों का फायदा उठाने में चतुर हो। माफ करना, पर मैं भी हूं। सुइयों के घाव दिखाई नहीं देंगे और चोटों के लिए जांच कराना बेकार होगा। तुम्हें उस विचार को छोड़ देना चाहिए। ये 2 सुइयां तुम्हें तुरंत नहीं मारेंगी। हालांकि जब भी बरसात या उदास मौसम होगा, तुम्हें असहनीय सिर दर्द होगा, ठीक आज की तरह। इतना गंभीर दर्द जो तुम्हारी हड्डियों तक पहुंचेगा, तुम्हें अपना सिर काटने की कामना करने पर मजबूर कर देगा। संयोग से त्यून शहर में खूब बरसात होती है, इसलिए मैं तुम्हें रेगिस्तान जैसी किसी जगह जाने की सलाह देती हूँ, जहाँ एक बूंद भी पानी न हो। इस तरह तुम अपने जीवन को कुछ और वर्षों के लिए बढ़ा सकते हो। उनकी बातचीत के बीच प्रीति ने तीसरी सुई डाली। लॉन्ग वू दर्द सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। प्रीति ने धैर्यपूर्वक उसे जगाया और फिर उसकी चीखों के बीच उसने ठंडेपन से पूछा, मेरी दादी को मारने के लिए तुम्हें किसने काम पर रखा था? मैं सच में नहीं जानता। वह व्यक्ति सावधान था, उसने मुझसे सीधे संपर्क नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक बिचौलिए का इस्तेमाल किया जो सालों से छायादार गतिविधियों में लगा हुआ है। वह हमें नियोक्ताओं के बारे में पूछताछ करने की अनुमति कभी नहीं देता। तुम इस तरह के काम में जितना ज्यादा जानते हो, उतनी ही जल्दी मरते हो। कृपया मुझे और मत चुभो। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि बिचौलिया कौन है, तुम उसे ढूंढ सकती हो। प्रीति को निराशा महसूस हुई। यहाँ आने से पहले उसने पहले ही लॉन्ग वू की जांच कर ली थी, जिसका वास्तव में एक शक्तिशाली, मायावी बिचौलिए के साथ संबंध था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह अभी तक भड़का नहीं सकती थी, न ही वह जानकारी निकालने के लिए उसी दृष्टिकोण का उपयोग कर सकती थी। उसने उस विदेशी खाते की भी जांच की जिसने लॉन्ग वू को 1 मिलियन हस्तांतरित किए थे। यह एक नया खोला गया खाता था और धारक भी विदेश में रहता था। वहां कोई मूल्यवान जानकारी नहीं थी। लेकिन वह हार नहीं मानेगी। सुरागों का सिलसिला यहीं खत्म हो गया। साय में छिपा दुश्मन फिर से हमला कर सकता है और उसकी दादी अभी भी खतरे में थी। उसे अभी भी उस बिचौलिए का पता लगाने का एक तरीका खोजना था। नए दृढ़ संकल्प के साथ प्रीति खड़ी हुई और अपना छाता पकड़कर जाने लगी। लॉन्ग वू डर से चिल्लाया, प्रीति, तुम मेरे सिर से सुइयां निकालना भूल गई हो। जल्दी करो और उन्हें हटाओ। पीछे मुड़े बिना प्रीति ने जवाब दिया, जब समय आएगा तो वे अपने आप गिर जाएंगी। तो इसमें कितना समय लगेगा? उसने जवाब नहीं दिया बल्कि लॉन्ग वू के विला से चली गई। उसके हील्स की आवाज गूंजी और फिर वह गाड़ी चलाकर दूर चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद विला का दरवाजा फिर से खुला। इस बार 2 पुरुष अंदर आए।
एक लंबा और सीधा था, एक कुरकुरा सूट पहने हुए, जबकि दूसरे व्यक्ति ने ठंडी बारिश से बचाने के लिए एक काला छाता पकड़ा हुआ था। लॉन्गवू के सिर में इतना दर्द हो रहा था कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। उसे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा प्रीति ने कहा था। दर्द इतना गंभीर था कि वह अपना सिर काटने की कामना कर रहा था। उनकी आहट सुनकर उसने कमजोर आवाज में पूछा, कौन है? वहां कौन है? मैं लगभग मर चुका हूं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। युवान, देखो। युवान ने आज्ञा का पालन किया, छाता आकाश को सौंप दिया और फिर जांच करने के लिए नीचे बैठा। जैसे ही उसका हाथ लॉन्गवू के बालों को छुआ, लॉन्गवू दर्द में चिल्लाया, मेरे सिर को मत छुओ। मेरे सिर में 3 सुइयां हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।